बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो आप लोगों का पहला सवाल जो कल जिसके ऊपर हमने एंड किया था वहां से स्टार्ट करते हैं। सवाल कुछ यूं था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, के सोडियम एंड क्लोराइड का को ट्रांसपोर्टर होता है जिसको थायराइड डायूरेटिक्स जो है वो एंड बंद करते हैं। तो पोटेशियम की डेफिशिएंसी क्यों हो जाती है, एडवर्स इफेक्ट में हाइपोकैलिमिया क्यों आ रहा है? एम आई राइट? यही क्वेश्चन था। जी मैम। ठीक है, तो इसका सवाल का जवाब जो है उसके लिए आपको पहले मैं एक हैंडआउट खोल रही हूँ, मतलब पहले मैं आपको वो शेयर कर रही हूँ हैंडआउट, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे जो हमारा जो हैंडआउट है उसमें एक चीज लिखी हुई है। अगर आप लोगों के पास भी आप लोगों का अपना खुला हुआ हो तो आप लोग साथ में खोल भी लो, क्योंकि इसमें से अगर कोई भी चीज प्रॉब्लम करिए तो आज मैं आप लोगों को इसको आंसर करूंगी। सबसे पहले ध्यान से पढ़िए, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि आप लोग इसका जो वो है मोड ऑफ एक्शन है उसको पढ़ सकें। देखिए क्या लिखा हुआ है, सोडियम एंड क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर रिफिल्स द डिफेक्ट ऑफ सोडियम इनसाइड द ल्यूमिनल सेल बाय मूविंग 3 सोडियम एंड 3 क्लोराइड मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि सोडियम देन मूव्स to the interstitium by sodium potassium ATPase exchange pump, whereas chloride moves to the interstitium by the chloride channel and potassium by potassium channel। ठीक है जी। अच्छा, ब्लॉक ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर जो है वो बेसिक मैकेनिज्म है थायराइड डायूरेटिक्स का, और नेट एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड टेक्स प्लेस। अच्छा, अब यहाँ पे जो मैकेनिज्म है वो आपको समझाने के लिए मैंने एक और पिक्चर यहाँ पे रखी है खोल के, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों को मैं बताती हूँ। ये देखें, ये पिक्चर है, ये स्क्रीन शेयर हो गया तो मुझे बता देना आपको पिक्चर नजर आ रही है। हैंड रेज कर दीजिए। डायग्राम दिख रही है? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपकी जो पिक्चर है वो है असेंडिंग लिम ऑफ असेंडिंग थिन लिम है, यानी आप यूं समझ लें कि सॉरी असेंडिंग थिक लिम है। तो इसका मतलब हुआ कि ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की बात हो रही है। यूजुअली जो थायराइड डायूरेटिक्स हैं उनका जो रोल है वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ल्यूमन है जो येलो कलर का बना हुआ है, वो उसको इसलिए येलो कलर रखा गया है कि आपने नोट किया होगा कि यूजुअली जो है यूरिन का कलर जो है वो येलो होता है। तो ये जो जगह है, जो ये जो पोर्शन है जहाँ पे मैं कर्सर मूव कर रही हूँ, ये ल्यूमन ऑफ द यूरिन है। ये इसके बाद ये जो है ये आपका सेल है जो कि लाइनिंग एपिथेलियल सेल है जिसमें एक्सचेंज और तमाम मैकेनिज्म होता है। इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ये इंटरस्टिशियम है, और इसके आगे एक अदद ब्लड वेसल लगी हुई होती है। अगर इसको होता ये है, इस तरह से होता है कि ल्यूमन के अंदर, यानी ल्यूमन से मुराद क्या है, वो जगह जहां पे यूरिन मौजूद है वहां पे से सोडियम और पोटेशियम जो है वो यहाँ पे सेल के अंदर आता है, इस सेल के अंदर आता है। ठीक है जी। अच्छा, साथ में पोटेशियम भी आता है, थोड़ा बहुत आता है, ज्यादा नहीं आता है। लेकिन सोडियम एंड क्लोराइड जो है वो जैसे हमने पढ़ा वहां पे कि 3 सोडियम और 3 क्लोराइड जो है वो यहाँ आते। अब इसके बाद क्या होता है कि सोडियम क्योंकि रीएब्जॉर्ब होना है, तो यहाँ से जब ये ल्यूमिनल सेल के अंदर आ जाता है तो यहाँ से सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप जो है वो सोडियम को जो है वो इंटरस्टिशियम में भेज देता है, और इंटरस्टिशियम में जो पोटेशियम मौजूद होता है वो उसके एक्सचेंज में सेल के अंदर आता है। अच्छा, उसके बाद फिर जो एक और जो काम होता है वो ये होता है कि सोडियम और पोटेशियम और क्लोराइड का जो चैनल्स होते हैं उनसे पोटेशियम और क्लोराइड इंडिविजुअली निकलते हैं। लेकिन क्योंकि इस सेल के अंदर पोटेशियम जो है वो ज्यादा अमाउंट में मौजूद होता है, तो सोडियम के एक्सचेंज में ये जो पोटेशियम है ये पोटेशियम चैनल से ल्यूमन के अंदर आ जाता है। अब बार बार अगर इसी तरह से इंटरस्टिशियम से पोटेशियम जो है एक्सचेंज में आ रहा है, स्लाइट अमाउंट जो है वो वापस जा रहा है और कुछ अमाउंट जो है वो सीक्रेट हो रहा है इनटू द यूरिन, तो क्या होता है कि इन द लॉन्ग रन जब आप थायराइड डायरेटिक्स दे रहे होते हैं, तो कंटिन्यूसली जब आप दे रहे होते हैं तो 15-20 दिन के बाद जो है वो पोटेशियम की जो है वो डेफिशिएंसी यानी हाइपोकैलिमिया जो है उसके साइंस ऑब्वियस होना शुरू हो जाते हैं। इज दैट क्लियर काशान? बात समझ में आ गई? तो इस तरह से हाइपोकैलिमिया होता है।
ठीक है मैम, आगे समझ। अच्छा, हॉस्पिटल की जो सेटिंग्स होती हैं उसमें जब हम थायराइड डायरेटिक आपको पेशेंट को दिया जा रहा होता है, जैसे हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं या कोई से भी प्रॉब्लम में जो हार्ट के मेजरली ट्रबल के अंदर जब आप या ये कि बहुत ज्यादा फ्लूइड ओवरलोड हुआ हुआ है और पेशेंट को यूरिन ज्यादा पास करवाना है ताकि जो ब्लड का वॉल्यूम है उसको कम किया जा सके, तो उसके लिए आमतौर पे आईवी जो है ना डायूरेटिक्स दिए जा रहे होते हैं। तो क्योंकि हॉस्पिटल की सेटिंग है, डेली टेस्ट हो रहे होते हैं, तो उसमें पोटेशियम के लेवल्स मेंटेन रखे जा रहे होते हैं, और अगर इन केस कहीं पे भी पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो रही हो तो पोटेशियम रिप्लेसमेंट थेरेपी शुरू हो जाती है। यानी आप क्या कर रहे होते हैं कि पोटेशियम के जो हैं वो लगा रहे होते हैं वाइल्स, बाकायदा मतलब इन्फ्यूजन्स जारी होती हैं पेशेंट को, और सुबह से लेकर शाम तक में उनको 1 या 2 पोटेशियम के वाइल्स लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो पोटेशियम थायराइड डायरेटिक्स की वजह से जो कमी आ रही होती है वो पूरी हो जाती है। जब पेशेंट को आउट पेशेंट कर दिया जाता है, यानी उसको डिस्चार्ज करके घर भेजा जाता है, तो फिर 2 ऑप्शंस होते हैं कि या तो ये बोला जाता है पेशेंट को कि आप ये डायरेटिक लेते रहें लेकिन साथ में ऐसी खुराक लेते रहें जिसमें पोटेशियम ज्यादा हो। मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसके लिए आप केले या खजूर या आजकल जैसे नया इन्होंने कहा है कि नारियल का जो पानी है वो पिए, फ्रेश नारियल का पानी। अब वो तमाम चीजें जो हैं वो पोटेशियम का रिप्लेसमेंट कर देते हैं, लेकिन इन केस जरूरी नहीं है कि तमाम पेशेंट्स, और जैसे एल्डरली पेशेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि वो इतना खाने को हजम नहीं कर पा रहे होते हैं, तो उनका जो पोटेशियम सप्लाई है वो कभी कभार इस तरह से होता है कि वो पूरा नहीं पड़ा होता। तो 2 तरीके हैं उसको हल करने के, एक तो ये कि पोटेशियम सप्लीमेंटेशन दी जाए कि आप जो है वो पेशेंट को जो है वो 12-15 दिन के लिए जो है वो एक पोटेशियम की सप्लीमेंट आती है, वो साथ में लगा दी जाती है कि जी हर खाने में यानी दिन में 3 मरतबा आपने 2-2 गोली पोटेशियम सप्लीमेंटेशन लेना है फॉर 5 to 10 डेज, और उसके बाद आप उसको बंद कर दें। तो उसमें क्या होता है कि वो पोटेशियम की जो डेफिशिएंसी है जो आ रही होती है इनिशियली, जो हॉस्पिटलाइज होने के बाद जो अनस्टेबल पोटेशियम हुआ होता है वो फुलफिल हो जाता है। लेकिन इन द लॉन्ग रन क्योंकि पेशेंट को हार्ट का प्रॉब्लम है या हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है और आप थायराइड डायरेटिक के अलावा और कुछ नहीं दे सकते हैं, तो फिर दूसरा एक तरीका क्या होता है कि इन एडिशन टू थायराइड डायरेटिक्स आप पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स ऐड कर देते हैं ट्रीटमेंट रिजीम के अंदर। ठीक है, और ये दोनों चीजें क्या करी होती हैं फिर उसके नतीजे में कि पेशेंट को जो है वो पोटेशियम की डेफिशिएंसी होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज करवा देती है। क्लियर है ये बात? यस मैम। ओके जी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, मैं 1 मिनट चैट खोल लूँ जरा, फिर मैं आपको बताती हूँ। नहीं, आपकी जो पुरानी चैट थी उसमें एक सवाल मैंने पढ़ा है, पहले मैं आपको वो उसका आंसर कर देती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैम यूजुअली वी हैव सीन, 1 मिनट ठहरे, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ 2 मिनट के लिए, ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा क्वेश्चन। 1 मिनट। यहाँ पे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ये किनका सवाल है? 1 मिनट में जरा स्क्रीन को ऊपर करूँ, ये वाली आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है जिसपे चैट नजर आ रहा है? यस मैम। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ आपका, कि इसका पता नहीं क्वेश्चन है, ये बिस्मा सलीम का क्वेश्चन है कि मैम क्या लिखा हुआ है, 1 मिनट। मैम यूजुअली वी हैव सीन ventricular walls with higher pressure than atrium, and ventricular walls like epicardial, mid myocardial and endocardial muscles show significant plateau. Why? इसको हम आंसर ऐसे कर सकते हैं कि बेसिकली जितना मसल मास ज्यादा होगा उतना ज्यादा कैल्शियम वहां पे मौजूद होगा, और जितना ज्यादा कैल्शियम मौजूद होगा तो उसके नतीजे में कैल्शियम की एक्टिविटी प्रोनाउंस्ड होगी, मार्क्ड होगी। सही है, तो उसकी वजह से होता यह है कि आपके पास वेल डेवलप्ड प्लेटू बनता है वेंट्रिकुलर मसल्स में एज कंपेयर टू एट्रियल मसल्स, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट होने, एक्टिवेट होने, कॉन्ट्रैक्ट होने और रिलैक्स होने में जितना टाइम लग रहा है वेंट्रिकल्स में उससे ज्यादा टाइम लग रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि एट्रियम की जो मस्कुलर एक्टिविटी है वो वेंट्रिकुलर मस्कुलर एक्टिविटी के पीछे छुप जाती है, मास्क हो जाती है, तो उसकी वजह से जो एट्रियल वेंट्रिकुलर एक्टिविटी है वो फुल्ली दिखाई विजिबल नहीं होती एज कंपेयर टू वेंट्रिकुलर मस्कुलर एक्टिविटी। ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जब आप रिकॉर्ड करते हो तो उसमें वेंट्रिकुलर जो एक्टिविटीज हैं वो ज्यादा प्रोनाउंस नजर आती हैं एज कंपेयर टू एट्रियल एक्टिविटीज। क्लियर है ये बात? यही सवाल था आपका बिस्मा? बिस्मा, आर यू देयर?
कैन एनीबडी टेल मी बिस्मा मौजूद है या नहीं? मैम नो है? चैट पे क्या आया है? बिस्मा सलीम नहीं है आई गेस। चलें ठीक है। इसके बाद एक और सवाल है हसन अजमी का कि विच टाइप ऑफ प्रेशर एज कंपेयर टू वन एंड अदर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक विल बी कंसिडर्ड मोर डेंजरस व्हेन इट इज इंक्रीज्ड। बेटा डायस्टोलिक के बारे में कहा जाता है। हसन आप हो यहाँ पे? हसन Yes, आर यू ma'am. देयर? हाँ, तो जो मोस्टली जो है वो डायस्टोलिक जो प्रेशर होता है उसकी एक तो जो वेरिएशन है वो बहुत कम है। मतलब ये कि अगर फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं ना कि 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का अगर प्रेशर हो रहा है तो कहा ये जाता है कि अगर आपका 120 से बढ़ के 135 149 तक भी आ रहा है ना सिस्टोलिक प्रेशर, तो वो खतरे वाली बात नहीं है। 150 के बाद खतरा होगा, सोचा जाएगा। लेकिन अगर उसके मुकाबले में डायस्टोलिक की बात की जाए तो डायस्टोलिक में आपके पास 80 का सेंट्रल पॉइंट है, 90 से अबव को जो है वो हाइपरटेंशन कंसिडर किया जाता है, यानी सिर्फ 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का फर्क है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि और उसमें यही होता है कि अगर आपका ऊपर वाला बहुत ज्यादा भी है, अगर नीचे वाला 90 से कम है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि खतरे वाली बात नहीं है, इट्स ओके। सो डायस्टोलिक ज्यादा खतरनाक है, और क्योंकि उसकी जो वेरिएबल रेंज है वो भी बहुत छोटी है, यानी एक तरह से समझ लें सेफ विंडो भी बहुत छोटी है, तो उसकी वजह से वहां पे खतरा ज्यादा है। क्लियर है? Yes, ma'am. ओके अच्छा, ये मैं बंद कर रही हूँ क्योंकि ये वाले आपके क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं। अब इसके बाद जो है यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ आ रहा है जो चैट बॉक्स में कि विल बैरो रिसेप्टर शो केमिकल रिस्पॉन्स और ओनली कीमो रिसेप्टर शो केमिकल रिस्पॉन्स। आयशा शेख, कल अगर आपने मेरी क्लास अटेंड की हो तो मैंने आपको यही बताया था कि जो बैरो रिसेप्टर और कीमो रिसेप्टर है वो सेम स्ट्रक्चर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आयशा शेख आर यू देयर? यस मैम। हाँ, तो हमने जब बात की थी कि कैरोटिड बॉडीज आर एक्ट एज बैरो रिसेप्टर्स एज वेल एज कीमो रिसेप्टर्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ, उसमें ये जरूर हो सकता है कि कुछ रिसेप्टर का डिफरेंस होगा, कुछ जो है वो प्रेशर मेंटेन मतलब प्रेशर को चेक करते होंगे, कुछ केमिकल चेंजेस को चेक करते होंगे, तो हाँ वहां पे जाके डिफरेंशिएशन आ जाएगी कि जो केमिकल चेंज को देखने के लिए मतलब बेसिकली बने हुए हैं वो केमिकल चेंज मॉनिटर करेंगे, और जो प्रेशर चेंज को देखने के लिए बने हैं वो प्रेशर चेंज मॉनिटर करेंगे। बट अगर बड़े ऑर्गन की बात की जाए तो कैरोटिड एओर्टिक बॉडीज बोथ एक्ट एज कीमो रिसेप्टर्स एज वेल एज बैरो रिसेप्टर्स। क्लियर? मैम आपने जो लूप ऑफ हैनले वाला जो किडनी का जो आपने लेक्चर नंबर 6 बताया है उसमें आपने कहा कि बैरो रिसेप्टर रिस्पॉन्ड टू केमिकल्स, कुछ आपने एडीएच को कुछ कहा था, तो मुझे इसमें कंफ्यूजन हो गई कि बैरो रिसेप्टर रिस्पॉन्ड केमिकल को भी करेगा। बैरो रिसेप्टर केमिकल को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, बैरो रिसेप्टर के नतीजे में केमिकल चेंजेस होंगे, यानी कि हार्मोन्स वगैरह रिलीज होंगे जिसके नतीजे में आपका जो है ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा। ओके मैम जज़ाकल्लाह। सही है? अच्छा, इसके बाद एक और सवाल है सादिया शेख का कि मिग्रेन एंड प्रेगनेंसी का बीपी से क्या लिंक होता है? जैसे बेबी शुगर हो जाती है तो हाइपरटेंशन भी हो जाती है। इसका सवाल बेसिकली उसको हम जो प्रेगनेंसी इंड्यूस जिस तरह से एक मिनट ठहरे, मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर लूं ताकि मैं आपको लिख के भी दिखा दूं, आप लोग अपने पास नोट डाउन भी कर लेना फिर इस चीज को। एक मिनट दीजिएगा बस मुझे। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो गई बेटा? यस मैम। ठीक है। अच्छा देखो, प्रेगनेंसी के हवाले से जब हम बात करते हैं तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा, उसकी वजह क्या होती है कि अगेन वही जो वॉल्यूम ओवरलोड की बात कर रहे थे हम,
कि जिस तरह से बॉडी के तमाम फंक्शंस थोड़े से आगे पीछे हो जाते हैं, एडेमा के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, फ्लूइड रिटेंशन बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली आफ्टर 6 मंथ्स। ठीक है, हो क्या रहा होता है कि चूंकि ब्लैडर जो है वो बिल्कुल यूट्रस जो होता है उसके साथ साथ होता है, तो नहीं बल्कि इस तरह से होता है कि देखो प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स का जो फेज है 1 से लेके 9 मंथ का, उसमें आपके पास आता है 1 to 3, फिर 4th मंथ से लेके 6 मंथ तक, और फिर 7 मंथ से लेके 9 मंथ तक। ये 3 पोर्शंस हैं जिनको हम ट्राइमेस्टर्स कहते हैं। यानी ये 3 महीने जो है ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो गया, ये वाला सेकेंड, और ये वाला थर्ड ट्राइमेस्टर कहलाता है। अच्छा, अब जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर और जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है उसके अंदर क्या होता है कि आपका जो यूट्रस है वो बड़ा हो रहा होता है साइज में, बट वो इतना बड़ा नहीं हुआ होता है कि तकरीबन समझ लें बाय द एंड ऑफ 4th मंथ, एंड ऑफ 4th मंथ के ऊपर जो है समझ लें कि यूट्रस जो है वो पेल्विक ऑर्गन नहीं रहता, एब्डोमिनल ऑर्गन हो जाता है। पेल्विक ऑर्गन मतलब इससे पहले तक, यानी आप समझ रहे हैं 1 से लेके 4th मंथ तक यूट्रस पेल्विक होता है, ठीक है, और 4th मंथ के बाद ग्रेटर देन 4th मंथ में एब्डोमिनल हो जाता है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ इंक्रीज। अब यहाँ पे इस जगह पे क्या होता है कि जो 1st से 4th मंथ का जो टाइम होता है उसमें चूंकि पेल्विस जो है, जो पेल्विक कैविटी है वो बहुत छोटी सी कैविटी है, उसके अंदर जो है वो रेक्टम भी मौजूद होता है, यूरिनरी ब्लैडर भी मौजूद होता है, और साथ में यूट्रस भी मौजूद होता है। तो यूट्रस वैसे तो छोटी सी जगह होती है, तो मेजर जो एरिया पेल्विक कैविटी का है वो यूरिनरी ब्लैडर ने कवर किया हुआ होता है। अब जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल यूरिन की फिलिंग हो रही है तो ब्लैडर की साइज बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली पीछे और कोई इतना बड़ा ऑर्गन मौजूद नहीं है तो ब्लैडर एक्सटेंड कर सकता है। लेकिन जब यूट्रस बढ़ना शुरू करता है इन द प्रेगनेंसी, तो पेशेंट को जो सबसे जो पहला इशू आता है वो यूरिनरी प्रॉब्लम आता है। ठीक है जी, तो जब यूरिनरी प्रॉब्लम आता है तो यूरिनरी ब्लैडर जो है वो प्रेस हो रहा होता है, पुश। तो अब उसमें क्या होता है कि जब यूरिनरी ब्लैडर में ज्यादा कंटेंट एक वक्त में स्टोर नहीं हो पा रहा होता है, तो जो किडनी का जो मैकेनिज्म है उसमें कुछ एबनॉर्मल, अब ये नहीं है कि डायरेक्ट बिल्कुल बहुत ही ज्यादा एबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं, लेकिन हाँ ये जरूर होता है मेजोरिटी ऑफ द फीमेल्स के अंदर कि उनको स्वेलिंग का एक प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, जो कि समझ लें आप कि सेकेंड मंथ के एंड पे या 3rd मंथ के एंड पे शुरू हो जाता है, और वो फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्वेलिंग जो है वो इंक्रीज हो रही होती है, और वो खत्म कब होती है, जब समझ लें कि डिलीवरी हो जाने के बाद जो एक 40 डेज का जो फेज आता है उसके अंदर जाके वो जो स्वेलिंग है वो कवर अप हो पाती है। तो कुछ फीमेल्स जिनका पहले से या फैमिली बैकग्राउंड होता है या कुछ पीछे से उनको होता है कि कभी कभार उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो उनको प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन हो जाती है। ठीक है जी, और ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एक्लेम्पशिया। अच्छा, यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं, एक एक्लेम्पशिया कहलाती है, दूसरी प्री एक्लेम्पशिया कहलाती है। ठीक है जी, एक्लेम्पशिया का मतलब है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन दैट कंटिन्यूज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, कंटिन्यू यानी हाइपरटेंशन कंटिन्यू रहे प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद भी, तो वो जो है वो एक्लेम्पशिया कहलाता है। और अगर पेशेंट का हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी के दौरान रहता है और प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद हाइपरटेंशन भी खत्म हो जाता है, तो वो कंडीशन प्री एक्लेम्पशिया की कहलाती है। ठीक है जी, सो हाँ जी, बिल्कुल हो जाता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन हो सकता है। अगेन जैसे मैंने बताया फ्लूइड ओवरलोड की वजह से हो सकता है। अच्छा, दूसरी चीज कल अगर आपको याद हो कि मैंने आपको बताया था, अभी रिसेंटली मैं जब डॉक्टर के पास गई तो मुझे थोड़ा सा हाइपरटेंशन हुआ था, तो डॉक्टर ने पूछा कि आपको क्या सिम्टम्स आ रहे थे। मैंने सिंपली ये बताया कि जी मुझे सर में दर्द था और 5 डेज कंटिन्यूसली मेरे सर में बहुत शदीद दर्द रहा, और जब भी मैंने ब्लड प्रेशर चेक किया तो वो मेरा जो है वो 90 से तो अबव आया डायस्टोलिक, और सिस्टोलिक जो था वो 135 और 140 के दरमियान में रेंज कर रहा था। तो उस पर डॉक्टर का कहना ये था कि नहीं, ये खतरे वाली बात नहीं है, क्योंकि सर के दर्द के साथ हाइपरटेंशन हो जाती है, फिर उस हाइपरटेंशन के नतीजे में फिर सर में दर्द होता है,
फिर वो उस सर के दर्द के नतीजे में हाइपरटेंशन होती है। तो इस तरह से एक विशियस सर्कल स्टार्ट हो जाता है, जो कि फिर वो पेशेंट को भी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो हाँ जी, बिल्कुल इस तरह है कि सर के दर्द का हाइपरटेंशन से ताल्लुक है। एंड मोस्ट प्रोबेबली कहा यह जाता है कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाने की वजह से जो ब्रेन, जो आपके जो क्रेनियल कैविटी के अंदर जो है वो प्रेशर इफेक्ट बढ़ जाता है, क्योंकि हाइपरटेंशन है, उसके नतीजे में इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा, उसने जो है वो आपका जो ब्रेन टिश्यू है उसको दबाना शुरू किया, जिसके नतीजे में सर में दर्द होता है। क्लियर है ये बात? मैम अगर किसी को मतलब हाइपरटेंशन वगैरह नहीं हो, बस सिर्फ माइग्रेन का पेन हो रहा हो, तो उसमें मतलब वो हाइपरटेंशन की वजह से होता है या सिर्फ माइग्रेन पेन अलग चीज है? माइग्रेन देखो, अगर तो किसी को हाइपरटेंशन ऑलरेडी है तो माइग्रेन से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन अगर किसी को माइग्रेन ऐसे ही है तो उसको हाइपरटेंशन होना जरूरी नहीं है। माइग्रेन इज समथिंग वेरी डिफरेंट। ठीक है, तो उसका डायरेक्ट कोई कनेक्शन मुझे अभी फिलहाल तो नहीं पता, हो सकता है कि हो, मैंने कोई अभी रिसेंट कोई इस तरह की कोई चीज पढ़ी नहीं है, सॉरी, तो मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकती हूँ इसके बारे में। लेकिन हर दफा माइग्रेन का जो पेशेंट है, अगर उसको हाइपरटेंशन नहीं है तो उसका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता। ठीक है? ठीक है, यस मैम। अच्छा, ये सादिया थी ना? यस मैम। ठीक है। डायबिटिक पेशेंट को हाइपरटेंशन लाजमी होती है या इन सम केसेस? नहीं, जरूरी नहीं है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को डायबिटीज डायग्नोस हुआ है तो जरूरी नहीं है कि उसको फॉरन हाइपरटेंशन हो जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि हाइपरटेंसिव अगर वो पहले से है तो उसका हाइपरटेंशन वर्स हो जाएगा। क्लियर हो रही है ये बात? हाइपरटेंसिव पेशेंट को डायबिटीज बाद में हुआ है तो उसका हाइपरटेंशन डिटीरियोरेट करता है, मजीद खराब हो जाता है। लेकिन अगर तो एक पेशेंट है जिसको डायबिटीज है पर हाइपरटेंशन नहीं है, तो काफी टाइम के बाद हाइपरटेंशन भी डेवलप हो सकता है, क्योंकि अगेन डायबिटीज इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और वो आगे चीजें कंट्रीब्यूट होती चले आती हैं। लाइक नहीं करो ना। ये कौन है भाई? क्या नहीं करो? नहीं पढ़ा हूं क्या? क्या बात हो रही थी? हाँ, तो डायबिटीज का जो मरीज है उसको हाइपरटेंशन लाजमी होना नहीं है, मतलब ये चीज नहीं पढ़ी मैंने कहीं। आयशा, क्वेश्चन आंसर्ड? यस मैम। हाँ जी, यस मैम। ऑल राइट। कोई और क्वेश्चन है अभी? क्योंकि यहाँ पे मजीद क्वेश्चंस मुझे नजर नहीं आ रहे और मैंने जितने क्वेश्चंस मेरे पास लिखे हुए थे वो मैंने आंसर कर दिए। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क मी? मैम पूछे, नाम बताएं पहले। मैम काशान। काशान बोले। मैम अगर देखा जाए तो जो सोडियम की एब्जॉर्प्शन है, सॉरी रीएब्जॉर्प्शन वो सबसे ज्यादा पीसीटी से होती है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल से। तो मैम जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स होते हैं, होना तो ये चाहिएगा इनका जो डायूरेटिक इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा हो, क्योंकि ये सोडियम एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा यहीं से हो रही है तो यहीं आगे ब्लॉक करते हैं, जबकि इनका जो डायूरेटिक इफेक्ट है वो सबसे कम क्यों होता है? इसका जो आंसर है वो कुछ इस तरह से होगा बेटा कि जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है ना, वो बेसिकली इट्स द पार्ट ऑफ द गेम, मतलब वो होनी है हर सूरत में। कुछ परसेंट है, तकरीबन समझ लें 40% ऑफ टोटल सोडियम इज एब्जॉर्ब थ्रू द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड दैट सोडियम हैज टू बी एब्जॉर्ब। तो वो उसमें कोई वो नहीं है कि वो नहीं एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस का अगर आप नोट करो तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस का रोल जो है, एक मिनट लेट मी ओपन द हैंड आउट फर्स्ट। कार्बोनिक एनहाइड्रेस कर क्या रहा है आप देखो जरा, उसमें वो सोडियम के साथ कोई ज्यादा इंटरेक्शन कर रहा है काशन? इफ आई एम कर ही नहीं रहा है, एंजाइम को ब्लॉक कर रहा है, यही मैं कह रही हूँ आपको। ठीक है जी। अच्छा, मजे की बात ये है कि यहाँ पे जो चीज हो रही है वो ये हो रही है, इसके लिए मैं अगर आपको पिक्चर दिखाऊं तो ज्यादा मुनासिब। एक मिनट ठहरो, मैं आपको कार्बोनिक एनहाइड्रेस वाली पिक्चर दिखाती हूँ पहले, जो एक्शन की, वो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। आई एम शेयरिंग अ न्यू पिक्चर विथ यू। ये देखें, ये पिक्चर है, ठीक है। अगेन इसके अंदर आपके पास ल्यूमन ये रहा,
इंटरस्टिशियम ये रहा, और ये आपके प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का सेल है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन जो है उससे क्या बन रहा है, ये कार्बोनिक एसिड बन रहा है। कार्बोनिक एसिड फिर ब्रेक होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस से, और वो बनाता है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब होता है, और उसके बाद अंदर जो सेल के अंदर जो वाटर उससे मिलके कार्बोनिक एनहाइड्रेस दोबारा से कार्बोनिक एसिड बना देता है, जो कि फिर बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन में ब्रेक हो जाता है। असल जो काम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस का बेसिकली वो क्या है, बाइकार्बोनेट की एब्जॉर्प्शन कराना, दैट्स इट, ठीक है जी। अब हो क्या रहा है उस पूरे मैकेनिज्म में कि ये जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन जो बन रहा है कार्बोनिक एसिड बनने के बाद, वो सोडियम के एक्सचेंज में दोबारा ल्यूमन में जा रहा है, और इस तरीके से सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट इसलिए नहीं है कि सोडियम खाली इस एक मैकेनिज्म से रीअब्जॉर्ब नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से सोडियम को अच्छा खासा एब्जॉर्ब होना होता है, और ये वो एब्जॉर्प्शन है जो कि किसी भी एक्सचेंज मैकेनिज्म से रिवर्स नहीं हो सकती, ठीक है। तो हम जो बात करते हैं ना कि हमारे जो डायूरेटिक काम कर रहे होते हैं वो यूजुअली उस लेवल पे जाके काम कर रहे होते हैं कि आपका जैसे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गया, अगर आपकी सोडियम की रिक्वायरमेंट जो है वो सीरम में पूरी हो गई है तो वहां से सोडियम जो है वो रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का रीअब्जॉर्ब होना जरूरी है, क्योंकि वो सीरम के सोडियम लेवल्स को मेंटेन करने के लिए हो रहा है, वो एक्स्ट्रा फिल्टर हो गया, उसको हर सूरत में एब्जॉर्ब होना है। तो चूंकि खाली कार्बोनिक एनहाइड्रेस के मैकेनिज्म के थ्रू सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है, और भी मैकेनिज्म मौजूद है, तो इस वजह से यहाँ पे वीकेस्ट इफेक्ट आता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर का। बात समझ में आ रही है आपको? जी मैम, समझ आ गया अब। ठीक है जी, ऑल राइट। कोई और सवाल? बस मैंने एक चैट में क्वेश्चन पूछा है। आपने चैट में सवाल पूछा है, एक मिनट ठहर जाए। एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स क्या होते हैं? व्हाई डू दे अकर बाय सम ड्रग्स लाइक मिथाइल डोपा? वो बेसिकली मिथाइल डोपा का काम किधर है, ये आपने कहाँ से पूछा है? वो वाला जो हैंड आउट है हाइपरटेंशन वाला, वहां से लिया है ना ये? हाँ, ये मैं वहीं से लिया। एक मिनट ठहरना, मैं हैंड आउट खोल लूं ताकि मैं थोड़ा सा उसमें से पढ़ के आपको बता सकूं। एक मिनट रुकना जरा बस। अच्छा जी, ये मैं आपका हैंड आउट खुल गया है, मिथाइल डोपा पे मैं आ जाती हूँ। ये रहा। अच्छा, इसमें इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे एक मिनट रीड करने दें जरा। अच्छा, यहाँ पे मुझे याद आ गया, या एक क्या कहते हैं इसको, मैं किस तरह समझाऊं आपको। हमारे ब्रेन के अंदर डोपामीन को यूज करने के 4 पाथवेज हैं, ठीक है। उनमें से मिथाइल डोपा जो है यूजुअली एक्स्ट्रा पैरामिडल इफेक्ट्स तब आते हैं जब कोई ड्रग जो है वो उन 4 पाथवेज को अफेक्ट करना शुरू कर दे। समझ में आ रही बात? क्योंकि अगेन मैं इस वक्त आपको ये ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे पास टाइम अभी बिल्कुल शॉर्ट रह गया है। अगर आप कहते हैं दोबारा से मैं आपको इनवाइट भेजूं, मुझे बता दो, तो मैं इसको अभी एंड करके दोबारा आपको इनवाइट भेजती हूँ, फिर तफसील से बताती हूँ, क्योंकि ये बीच में जो है ना ये एंड हो जाएगा। करूं ऐसा, दोबारा इनवाइट भेजूं? हाँ, बस ये कर सकते। अच्छा, और मजीद क्वेश्चंस हैं इसके अलावा लोगों के? बेटा क्वेश्चंस हैं लोगों के? चलें खैर, क्वेश्चंस निकाल के रखें, मैं आपको दोबारा इनवाइट भेज रही हूँ।